जय हिंद। हम क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है बेसिक मैथ। जो हमको फिजिक्स है 12th का उसको पढ़ने के लिए हमको बेसिक मैथ कुछ मैथ पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। क्लास 12th का कुछ मैथ होता है, कुछ मैथ क्लास 11th का होता है, उसको हल्का हल्का पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हम जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, फार्मूला डिराइव करते समय कुछ मैथ का यूज होता है। तो उसी के लिए हम बेसिक मैथ यानी कि गणितीय उपकरण के बारे में कुछ हम पढ़ रहे हैं। पहले हम 2 लेक्चर इसका ले चुके हैं। उसमें पहले में पढ़ाए थे ट्रिग्नोमेट्री और दूसरे में पढ़ाए थे सदिश यानी वेक्टर। और आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे लॉग के बारे में, लॉगरिथम जिसको बोलते हैं, लघु गुणक, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे अवकलन के बारे में जिसको हम कैलकुलस के बारे में जिसको हम बोलते हैं कलन। अवकलन उसमें आता है और समाकलन आता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ के बारे में, फिर साइन थीटा के ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सभी चीज़ें आज पढ़ लेंगे तो ये हमारा बेसिक मैथ जो है कवर हो जाएगा पूरा। और नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। चलिए देखते हैं लघु गुणक यानी लॉग होता क्या है। लॉग, इसमें लॉग पढ़ने के लिए सबसे पहले आप समझिए कि आप जैसे लिखते हैं 2 to the power 2, अगर इसको लिखना हुआ तो आप लिखेंगे 4, यानी कि 2 बेस है, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं पावर, ये नंबर आता है। यानी किसी बेस का कुछ पावर है तो उसको अगर हल करेंगे तो हमको एक नंबर प्राप्त होगा। क्या बोले बाबू? देखो, अगर किसी बेस का कुछ पावर लगा हुआ है, कुछ मुड़िया पे उसके अटका हुआ है, तो अगर उसको हल करेंगे तो हमको एक नंबर मिलेगा। यही ना है। ऐसे ही 3 to the power 3 अगर करेंगे तो 3 3 के 9 3 27 हो जाएगा, यानी नंबर आ रहा है। ऐसे 3 to the power 2 हो जाएगा तो 9 आ जाएगा। मतलब कि किसी अगर बेस का पावर लगा हो तो उसको हल करने पे नंबर प्राप्त होता है। तो इसका जनरल फार्मूला ये बनता है कि बेस का अगर कुछ पावर हो तो नंबर मिलता है। पढ़े हैं ना? वर्ग करते हैं, देखो 2 का वर्ग है, 3 का क्यू है, 3 का वर्ग है, ऐसे पढ़े हैं ना? तो यही पावर जो लगा होता है, जब पावर लगा दिया जाता है उसको हल किया जाता है तो हमको नंबर मिलता है। हम जब इसको हल करते हैं तो नंबर मिलता है, यही होता है। अब हम इसको इस फार्मूले के हिसाब से लिख दिए कि बेस का पावर अगर लगा हो तो हमको नंबर मिलता है। ऐसे ही लॉग काम करता है। लॉग कहता है, देखो यहाँ पे हमने बेस लगाया है, बेस का पावर लगाया है जिससे हमको नंबर मिला है। अब लॉग कहता है ना कि अगर हमको लॉग के फॉर्म में लिखना है तो लिखो लॉग, देखिए क्या बोलता है लॉग, बोलता है कि लॉग लिखो, यहाँ पे कर दो नंबर, जो नंबर आ रहा है, और ये बेस जो है यहाँ पे लिख दो, ये बेस जो है यहाँ पे लिख दो। क्या बोला लॉग? कि बेस लिख दो बेस में नीचे और नंबर लिख दो यहाँ लॉग के सामने। जो इसका हल आएगा वो पावर आएगा। यानी पावर जो है लॉग बेस और नंबर का जो हल आएगा वही आएगा पावर, मतलब कि सॉल्यूशन। समझ में आया? लॉग क्या है? तो लॉग को लिखने का तरीका है कि कोई अगर देखिए यह 2 to the power 2 है, इसका नंबर 4 आया है, इसको हम लिखें अगर लॉग के फॉर्म में तो लिखेंगे लॉग। इसमें नंबर क्या मिला है हमको? 4, तो 4 यहाँ सामने लिख देंगे। इसमें बेस क्या है? तो बेस इसके नीचे हुआ, देखो बेस हमेशा नीचे रहता है, हमेशा बेस नीचे, बेस का मतलब जमीन, तो इसे बेस हमेशा नीचे रहता है, तो यहाँ लॉग के नीचे एकदम बेस रहेगा। बेस कितना है? 2 है। पावर कितना आया हुआ है? तो 2 ही आया हुआ है पावर, तो इसको लॉग के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो आशा है कि आपको लॉग समझ में आया होगा कि लॉग क्या है। लॉग जो है ना लिखने का एक तरीका है और कुछ नहीं है। जो पावर वर्ड लिख रहे हैं ना उसी को लिखने का एक तरीका है। तो ये है लॉग आपका। अब इसका बेसिक जो हम बनाएंगे मतलब प्रारूप ये बनेगा, लॉग n बेस b इक्वल टू p, यानी कि पावर। समझ में आया? तो ये होता है लॉग। अब लॉग के कुछ फार्मूले होते हैं, देखिए हम बता रहे हैं आपको लॉग के फार्मूलों के बारे में। पहला होता है लॉग का फार्मूला, लॉग m इंटू n। क्या होता है बाबू? लॉग m इंटू n। अगर ये दिया हुआ हो तो इसको लिख सकते हैं हम log m प्लस n, log n। अब कहेंगे बाबू कि कहाँ से आया हुआ है, कहाँ से हमने ये लिख दिया। तो बाबू देखो ये लॉग का फार्मूला पहले से बनाया गया है, इसको प्रूफ नहीं किया जाता है। प्रूफ करेंगे तो ये मैथमेटिक्स में चला जाएगा। हमको पढ़ना है फिजिक्स तो हमको बस ये फार्मूला याद करना है।
log m इंटू एन इजकल टू log m प्लस log n, ये याद कर लीजिए। दो गो फार्मूला याद करना है, तो इसको क्या प्रूफ करने जाए। देखिए log जो है a बाई बी अगर कहीं दिया हुआ हो, अगर log a बाई बी दिया हुआ हो तो इसको लिख सकते हैं log a माइनस log b, ये होता है इसका फार्मूला। तो ये दो ठे फार्मूला आपको रटना है, ये दो ठे फार्मूला आपको फिजिक्स सॉल्व करने के लिए रटना है। ये लॉग का फार्मूला होता है, लॉगरिथम यानी लघुगुणक। अब एक और हम बताते हैं इसमें लॉग में क्या होता है। हम लॉग में बेस ज़्यादातर यूज करते हैं ई। यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो हम मान लेंगे बेस लगा हुआ है ई, कुछ नहीं लगा हुआ है बेस मान लेंगे ई। और ई का मान जो होता है, ई का मान वो होता है वह होता है 2.71। कितना होता है बाबू? 2.71 ई का मान। तो हमेशा लॉग के बेस में ई यूज किया जाता है ज़्यादातर। अब कभी कभार हमको लॉग बेस ई को बदलना पड़ता है लॉग बेस 10 में, यानी कि ई को बेस को हटा करके और इसको बदलना पड़ता है log 10 में, log 10 में बदलना पड़ता है। अब इसके लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए करना कुछ नहीं होता है, इसके लिए कुछ नहीं करना होता है। देखिए अगर हमको log बेस ई लिखा हुआ है ना, अगर हमको 10 में log बेस 10 में बदलना है तो कुछ नहीं करेंगे, 2.303 ये वो नंबर याद कर लीजिए, क्या 2.303 और उसके बाद log बेस 10 कर देंगे, log बेस 10। ये आपका log बदल गया किस में? बेस 10 में। log बेस ई किस में बदल गया? log बेस 10 में। बेस का मतलब तो आपको समझ में आ रहा है कि जो बेस होता है, ये पावर वाले में जो बेस होता है वही बेस है, ठीक, जिसका मान होता है 2.71, आप ये जानते हैं। तो log बेस ई को log बेस 10 में बदलने का फार्मूला, ज़्यादातर यही बेस यूज किया जाता है लॉग में, ज़्यादातर फिजिक्स में यही बेस यूज किया जाता है, इसीलिए हम इन दोनों बेस को लिए हैं, ई और 10 को। तो ये log का फार्मूला होता है। एक log का फार्मूला होता है कि log अगर दिया हो log बेस ई m टू दी पावर n, तो इसको लिख सकते हैं n, यानी पावर जो है कूद के नहीं पहले चला आता है log के पहले, log m और बेस में e रह जाएगा, ठीक, log m बेस e। तो ये एक फार्मूला आता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये log यहाँ पे ख़त्म हो गया, इतना ही था log, और कुछ नहीं था, बस इतना ही था। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं कलन के बारे में, कैलकुलस के बारे में। इतना ही आपको लॉग में याद करना है, लॉग का मतलब समझ लीजिए और लॉग का ये फार्मूला हो गया बस, और कुछ नहीं आपको इसमें याद करना है। लॉग बेस ई का मान याद कर लीजिएगा 2.7, और इसमें कुछ नहीं देखना है। अब हमको कैलकुलस पढ़ना है। कैलकुलस में भी कई बच्चे जो हैं पूछने लगते हैं कि ये कैलकुलस का फार्मूला कहाँ से है। जितने भी कैलकुलस के फार्मूले होते हैं सब मैथ में प्रूफ कराए जाते हैं। मैथ वाले लोग तो समझ जाएंगे, लेकिन बायो वाले लोग जो हैं वो थोड़ा इसको हजम नहीं कर पाते हैं। कैलकुलस के फार्मूले को बोलते हैं कहाँ से आया है, पहले बताइए। देखिए कैलकुलस यानी कि जिसको हम बोलते हैं कलन, क्या बोलते हैं बाबू? कलन। ये कलन जो है दो टाइप का होता है, एक होता है अवकलन और एक होता है समाकलन। क्या होता है? समाकलन। बस यही दो टाइप का होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। अब ये समाकलन और अवकलन होता क्या है? अवकलन में एक चीज़ आता है, एक होता है अवकलन और एक होता है अवकलज। अब इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अवकलन क्या है और अवकलज क्या है। समझिए, पहले समझिए, हमको समझना है इसमें कलन के बारे में, जिसमें अवकलन और समाकलन के बारे में समझना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन है क्या, पहले समझते हैं। डिफरेंशिएशन, अवकलन, ये क्या होता है? तो ये डिफरेंशिएशन जो है ना, कुछ नहीं करता है, कहता है कि दो अगर भौतिक राशियाँ दी हुई हों, दो राशियाँ दी हुई हों, राशियों का मतलब कि जिसको हम नाप सकते हैं, दो भौतिक राशियाँ दी हुई हों, तो उन दोनों के अल्पांश परिवर्तन का जो दर होगा ना, वही अवकलन कहलाता है। आपको कुछ नहीं समझ में आया, हम समझ सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि कोई अगर दो भौतिक राशियाँ दी हुई हों जो एक दूसरे के सापेक्ष, मतलब एक के सापेक्ष जो दूसरी राशि है बदल रही हो, तो उन दोनों के अल्पांश परिवर्तन का दर क्या कहलाएगा? अवकलन कहलाएगा, यानी डिफरेंशिएशन। समझिए, अब मान लीजिए टाइम है, हम कहे कि देखो हम 10:10 जब हो रहा था तो हम अपने घर से निकले थे। क्या कहे कि जब 10:10 हो रहा था तो हम अपने घर से चलना शुरू किए। अब 10, 11, 10, 12, 10, 13, 10, 14, 10, 15, 10, 17 ऐसे बढ़ता गया टाइम। यहाँ पे मान लीजिए कि 10:20 हो गया,
10:20 हो गया, यानी समय जो है बदल रहा है। क्या हो रहा है? समय बदल रहा है। अब हम चलना शुरू कर दिए थे तो हमारी दूरी भी बदल रही है, हम भी आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? चलते चलते टुकड़े जा रहे हैं धीरे धीरे, तो ये हमारी दूरी भी बदल रही है। मान लीजिए कि हमने 10 मीटर चल दिया। क्या किया? 10 मीटर चल दिया 10 मिनट में। तो बाबू देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक भौतिक राशि के सापेक्ष दूसरी भौतिक राशि बदल रही है। मतलब ये हुआ कि समय चल रहा है तो हम भी चल रहे हैं, समय के सापेक्ष चल रहा है। हम रुक जाएंगे तो समय नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। समय हमेशा चलेगा, लेकिन अगर समय रुक गया तो हम रुक जाएंगे। समय कभी नहीं रुकता है। समझ में आया? तो देखिए, हमारा जो दूरी है उस समय के सापेक्ष बदल रहा है। जितना समय बढ़ रहा है उतना ही हमारी दूरी भी बढ़ रही है। हमारी तय की गई दूरी बढ़ रही है। क्या हो रहा है? जितना समय बढ़ रहा है उतना ही हमारी तय की गई जो दूरी है वो भी बढ़ रही है। मान लीजिए हम यहाँ पे देखते 10:15 पे देखते तो हमारा दूरी यहीं तक होता ना। तो क्या हुआ कि हम जितना समय बढ़ा रहे हैं उतना दूरी बढ़ रहा है। तो एक समय के सापेक्ष हमारी दूरी बढ़ रही है यानी बदल रही है। और ये जो है दोनों बदल रहे हैं, तो इन दोनों को हम बोलते हैं वेरिएबल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? वेरिएबल, यानी कि बदलने वाले क्वांटिटी हैं, बदलने वाली राशियां हैं जो वेरी कर रही हैं, बदल रही हैं, लगातार बदल रही हैं। फलन, फंक्शन समझ में आता है? तो फलन मतलब जो लगातार बदल रहा हो, मतलब एक निश्चित दर से बदल रहा हो, उसी को फलन बोलते हैं। तो ये समय जो है लगातार बदल रहा है, इसी को बोलते हैं फंक्शन, या इसी को बोलते हैं वेरिएबल। मतलब बदल रहा है, वेरी कर रहा है, हरदम बदल रहा है। तो समय क्या है? ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब कि ये अगर कहेंगे कि हम रुक जाएंगे तो समय रुक जाएगा, ऐसा कुछ होगा नहीं। हम चल रहे थे तब वो समय चल रहा था, हम रुक गए, खड़ा हो गए तब वो समय चल रहा है। तो समय हमारे ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा है, लेकिन हम जब चल रहे हैं तो हमारी दूरी समय पे डिपेंड कर रही है। जितना समय बढ़ेगा उतना ही हमारी दूरी बढ़ेगी, जितना समय बढ़ेगा उसी के हिसाब से हमारी दूरी बढ़ेगी। समझ में आया? अगर बहुत कम समय दे दिया जाए तो हमारी दूरी भी कम हो जाएगी। अगर हम कहें कि नहीं तुमको 10 मिनट नहीं दिया जाता है, 5 मिनट, तो हम कम में दूर चलेंगे, है कि नहीं है? हम कम में दूर चलेंगे। तो हमारा जो दूरी तय करने का जो क्षमता है उस समय पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जो है वेरी कर रहा है, बदल रहा है, हमारी दूरी बदल रही है, लेकिन ये डिपेंड कर रही है, किसी पे निर्भर है। किस पे निर्भर है? तो समय पे निर्भर है। तो इसलिए इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आया? तो इसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष हमारी दूरी बदल रही है। तो अब समझ में आया कि ये दोनों क्या है? भौतिक राशि हैं। दूरी भी भौतिक राशि, समय भी भौतिक राशि। ये दूरी जो है समय पे निर्भर कर रहा है, समय के सापेक्ष चल रहा है। जितना समय आगे चल रहा है उतना ही हमारी दूरी बढ़ रही है। तो जब दो भौतिक राशियां एक दूसरे के सापेक्ष चल रही हों, मतलब कि हम क्या बोले कि जब एक भौतिक राशि दूसरे भौतिक राशि के सापेक्ष हो, सापेक्ष मतलब बढ़ रही हो, सापेक्ष बदल रहा हो। जब एक भौतिक राशि, ये पहला दूरी हमारा, जब एक भौतिक राशि किसी दूसरे भौतिक राशि समय के सापेक्ष किसी दूसरे भौतिक राशि के सापेक्ष बदल रहा हो, तो उसमें अल्पांश परिवर्तन, उन दोनों के अल्पांश परिवर्तन का दर अवकलन कहलाता है। अभी अल्पांश परिवर्तन क्या है? हम ये जानना चाहते हैं। तो देखिए, अल्पांश परिवर्तन, उसके बाद हम समझेंगे दर क्या होता है। अल्पांश परिवर्तन पहले समझते हैं। अल्पांश परिवर्तन का मतलब क्या है? देखिए, ये समय चल रहा था, समय हम 10:10 पे देखे थे। 10:10 पे हम यहीं पे थे और यहीं से देखे थे हम अपने घर से। अब 10:10 हो रहा था तो निकले थे, तो हम 0 मीटर अभी चले थे, अभी कुछ नहीं चले थे, रुके हुए थे। 10:10 जैसे हुए चलना प्रारंभ किए। अब कुछ समय बाद देखे, हम मान लीजिए कि 10:11 जब हुआ, 10:11 पे हम देखे तो हम 1 मिनट में 5 मीटर चल चुके थे, 5 मीटर चल चुके थे। ऐसे ही हम क्या किए, हम 10:12 पे देखे, 10:12 पे देखे तो हम 10 मीटर चल दिए थे। ऐसे हो रहा था, हम चलते जा रहे थे। ऐसे ही जब 10:20 हुआ तो हम क्या किए, 10:20 हुआ तो हम 100 मीटर चल चुके थे। ये हमने देखा कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा था हम उतना दूर बढ़ते जा रहे थे, उतना दूर अपने घर से चलते जा रहे थे। यही हो रहा था।
अब इसमें परिवर्तन देखते हैं हम। मान लीजिए कि अगर समय में देखा जाए, समय में कितना परिवर्तन हुआ, तो 10, 11, 10, 10, इसमें कितना परिवर्तन है, तो 10:11 माइनस 10:10, तो इसमें कितना परिवर्तन है, 10:11 पे देखा जाए तो समय में कितना परिवर्तन हुआ। देखो 10:11 पे देखा जाए तो समय कितना बदल गया, तो पहले जितना बदला है मतलब जितना हुआ है उसमें से पहले वाले को घटा देंगे, यही करेंगे तो परिवर्तन मालूम चल जाएगा। 10:11 में से 10:10 घटाएंगे 1 मिनट आएगा, यही ना होगा। तो बाबू समय में परिवर्तन निकल गया। क्या हुआ, समय में परिवर्तन निकल गया। अब ऐसे ही दूरी में हम परिवर्तन निकाले यहाँ से यहाँ, तो अब दूरी में परिवर्तन यहाँ से यहाँ पे 5 मीटर था, तो 5 मीटर अब पहले था कितना 0 मीटर, तो अब 5 मीटर और माइनस 0 मीटर दूरी में हमारे कितना परिवर्तन हुआ, कितना हम चल दिए थे, कितना विस्थापित हो गए थे, तो 5 मीटर हम विस्थापित हो गए थे 1 मिनट में। तो ये हमको मालूम चल गया कि अगर इतना परिवर्तन समय में हो रहा है तो हमारे दूरी जो है इतना बदल रही है, यानी 1 मिनट में हमारी दूरी कितनी बदल रही है, 5 मीटर। हम 5 मीटर दूर चल जा रहे हैं 1 मिनट में, ये हमको मालूम चल गया। लेकिन ये परिवर्तन जो है बड़ा है, तो हम कहे कि अब यहाँ पे हम 10-10 ना लिख करके हमको मान लीजिए कि हम टाइम हमको देखने नहीं आता है, हम कहे देखो हम यहाँ पे थे t0 सेकेंड पे, नहीं t1 मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए t2, यहाँ पे t3, ऐसे यहाँ पे tn, समझ में आया। ऐसे हम मान लिए समय को, ऐसे मान लिए, ऐसे दूरी को यहाँ पे d1, यहाँ पे d2, यहाँ पे d3 और यहाँ पे dn कुछ मान लिए दूरी को, समझ में आया। जैसे समय बढ़ रहा है, अभी भी मान है t2 का भी कुछ मान है, मतलब हमको नहीं मालूम है कितना मान है, तो हम मान लिए कि t है, कुछ t समय है, हमको नहीं मालूम है क्या समय हो रहा है, घड़ी नहीं पहने हैं तो समय बदल रहा है, तो वैसे हमारी दूरी भी बदल रही है। घड़ी नहीं पहने, हमारे पास घड़ी नहीं है, हम टाइम नहीं देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं। तो ये t1 समय पे हम देखे कि चलना प्रारंभ किए। अब क्या किए, t1 समय पे चलना प्रारंभ किए और t2 समय पे हम देखे तो हमारा क्या था, यहाँ पे d1 नहीं होगा, यहाँ पे तो 0 मीटर हम d1 मान सकते हैं, तो d1 कितना होगा 0 मीटर। हम अभी कुछ चले ही नहीं थे, अभी चलना प्रारंभ किए थे t1 समय पे, तो अभी रुके हुए थे ना t1 पे, जैसे t1 हुआ चलना शुरू की तो रुके हुए थे, तो अभी तो हम 0 मीटर पे थे, तो अभी हम 0 पे थे। t2 समय पे देखा जाए तो t2 समय पे हम d2 चल चुके थे, तो हम कहे कि देखो यहाँ से यहाँ तक में समय में कितना परिवर्तन हुआ, तो समय बढ़ा है, तो t2 माइनस t1 यही ना करेंगे, तो ये समय में परिवर्तन आएगा। क्या आएगा, कुछ नंबर आएगा, जैसे पहले आया था 1 मिनट, वैसे यहाँ पे 10 मिनट 5 मिनट कुछ आ सकता है। तो यहाँ पे समय में परिवर्तन को हम दिखा देते हैं डेल्टा से और लिख दिए t, यानी कि समय में कुछ परिवर्तन हुआ डेल्टा t। हमको नहीं मालूम है कितना परिवर्तन हुआ, घड़ी पहने होते तब तो मालूम होता, हम बस मान रहे हैं कि परिवर्तन हो गया, तो ये डेल्टा t परिवर्तन हो गया। यहाँ पे हम दूरी में देखें तो d2 और माइनस d1, और d1 का मान कितना है, तो d1 का मान 0 मीटर रख दिए, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो ये हम कहते हैं कि डेल्टा d परिवर्तन हुआ, d2 आएगा लेकिन हम डेल्टा d मान ली, ठीक, समझ में आया। यहाँ पे d1 ही मानिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 0 की जगह पे d1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे d1 मान लीजिए, ठीक। कितना परिवर्तन, डेल्टा d, और कितना समय में परिवर्तन, डेल्टा t, यानी डेल्टा t समय में परिवर्तन डेल्टा d है। हमको दूरी को भी मापने का, हम फीता उता नहीं लेके बैठे हैं, तो हम कहे कि d1 दूरी चल दिए थे, तो ऐसे हम यहाँ पे नाप रहे थे, हमको मालूम नहीं था, कोई पैमाना कोई मालूम नहीं था, हम ऐसे ही कुछ मानक मान लिए थे। तो ये डेल्टा t समय में हमारा जो डिस्टेंस है वो डेल्टा d बदल जा रहा है, तो ये परिवर्तन हो गया। अब ये परिवर्तन हुआ, अभी ये परिवर्तन है, क्या है, परिवर्तन है, लेकिन ये अल्पांश परिवर्तन नहीं है। अब इसके साथ जब अल्पांश जुड़ जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये इतना बड़ा परिवर्तन है, इतना बड़ा परिवर्तन है। अल्पांश परिवर्तन का मतलब होता है कि बहुत कम परिवर्तन। अब देखिए अल्पांश परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये जो t1 है t3 है, यहाँ पे मान लीजिए यहीं पे होता t4, यहीं पे इसी बिंदु पे होता t4, इसी बिंदु के जस्ट पास में एकदम सटा के t4, और यहीं पे अगर तनी मनी समय है तो यहाँ पे d4 होता कि नहीं होता। तनी मनी समय लिया है, एकदम तनी मनी समय, तो तनी मनी समय में हमारा विस्थापन भी तनी मनी होगा, है कि नहीं है। तो तनी मनी समय में तनी मनी विस्थापन। अब देखो, अब निकालो इन दोनों के समय में अंतर, तो t4 माइनस t3,
ये क्या हो गया, डेल्टा टी आ गया। अब इसको डेल्टा नहीं लिखेंगे, अभी बताते हैं कैसे। ऐसे ही D4 माइनस D3, अब इसको क्या लिखेंगे, तो T4 माइनस T3 ये भी समय में परिवर्तन है, लेकिन कितना परिवर्तन है, बहुत तनी मनी है, बहुत छोटकू सा है कि नहीं, बहुत हल्का सा परिवर्तन है समय में। तो इसको लिखने के लिए हम डेल्टा टी का यूज करेंगे, डी का यूज करेंगे, dt। देखिए जब परिवर्तन बड़ा हो तो डेल्टा का यूज किया जाता है दर्शाने के लिए, और जब परिवर्तन बहुत छोटा हो तो उसके लिए डी का यूज किया जाता है, स्मॉल डी का। तो यहाँ पे आ गया स्मॉल डी, ये समय में अल्पांश परिवर्तन हो गया। अल्पांश का मतलब कि बहुत छोटा, तो बहुत छोटा जब परिवर्तन होता है तो उसको दिखाने के लिए स्मॉल डी का यूज करते हैं। अब यहाँ पे कैपिटल डी और ये क्या है, D4 और D3, इसका भी जो अंतर आएगा बहुत छोटा आएगा, कैसे कि हम बहुत कम दूरी चले थे, तो बहुत कम दूरी चले थे तो इसका अंतर भी बहुत छोटा आएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, D और D लिख देंगे, कैपिटल D। इसको हम मान लेते हैं x, कैसे कि dd हो जा रहा है, देख लीजिए, x मान लेते हैं, x1 x2 और x3 और x4 मान लीजिए। इसको d मान रहे हैं तो दोनों d हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं, x। यहाँ पे भी x मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, x मानिए या d मानिए या a मानिए c मानिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये परिवर्तन जो हुआ कितना हो गया, dx। तो ये छोटा छोटा परिवर्तन है, अल्पांश परिवर्तन। तो अभी तक तो समझ में आ गया कि सापेक्ष बदलाव क्या होता है, अल्पांश परिवर्तन क्या होता है। अब समझिए दर क्या होता है। दर का मतलब होता है कि कोई चीज़ एकांक में कितना बदल रहा है। जैसे दर का मतलब यहाँ पे समझिए, एकांक में कितना बदल रहा है। मान लीजिए कि हम कहें कि हम 4 सेकेंड में 4 मीटर चलते हैं, तो हम बोले कि 1 सेकेंड में कितना मीटर चलेंगे, तो 4/4 कर देंगे। यानी कि 1 सेकेंड में जब पूछे, एकांक समय में पूछे बदलाव को, तो हम कह दिए कि यही दर है। मतलब इकाई में परिवर्तन, किसी भौतिक राशि के इकाई के सापेक्ष परिवर्तन को हम दर बोलते हैं। यही दर हो गया। तो 4 से 4 कट जाता तो कितना आ जाता, 1। तो ये इकाई समय में परिवर्तन था और यह दर हो गया। ठीक, यही दर हो गया। ऐसे ही यहाँ पे हम कहें कि dt समय में हम कितना विस्थापित हो रहे हैं, dx। तो हम कहें कि एकांक समय में कितना विस्थापित होंगे, तो dt और इंटू 1 कर देंगे ना, dt इंटू 1, और इसको dx कर सकते हैं यार। 1 से किसी में गुणा करोगे वही आएगा, बदलेगा नहीं। तो वही यहाँ पे हम 1 सेकेंड कर लिए और क्या किए, dx और बाई dt। अब यही जो दर है इसी को बोला जाता है अवकलन। क्या बोला जाता है, अवकलन। कुछ नहीं है, पहले यही हम लोग चाल पढ़े होंगे कि dx बाई dt इक्वल टू चाल होता है। अब पढ़ रहे हैं ये अवकलन है। अब यहाँ पे dx बाई dt की जगह पे dx बाई कुछ भी हो सकता है, समय और दूरी की जगह पे अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, बदल सकता है। तो यही है चाल। dq बाई dt हो जाता है, कभी di बाई dt हो जाता है। तो मतलब कि दर जो होता है, किसी भी चीज़ का दर, अल्पांश परिवर्तन का दर क्या कहलाता है, अवकलन। तो यही हो गया अवकलन। अब dx बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt। पहले कहते थे कि चाल है, अब कह रहे हैं अवकलन है। क्या है बाबू, अवकलन है, अवकलन है। यह तो अवकलन का मतलब हो गया, मीनिंग हो गया। अब अवकलन के कुछ फार्मूले आते हैं, कुछ फार्मूले हल करने के इसके फार्मूले आते हैं। ये क्या करता है, तो अल्पांश परिवर्तन की दर को निकालने का काम करता है। बस मतलब छोटे से परिवर्तन की दर को निकालता है। अब इसका काम कहाँ पे लिया जाता है, तो देखो हम कहें कि कोई वस्तु चल रही है, हम कहें t1 समय पे, मान लीजिए 5 सेकेंड पे उसका वेग कितना था। अगर निकालना हो 5 सेकेंड पे वेग, तो हम कैसे निकालेंगे, हमको पहले की दूरी से अब कोई मतलब नहीं है। 5 सेकेंड पे यहीं पे इसका वेग, इसी पॉइंट पे इसका वेग कितना था, तो आप कहेंगे पता ना कितना था, हम तो पूरे के लिए निकाले थे। पहले निकाला जाता है कोई वस्तु अगर 5 सेकेंड में 10 मीटर दूरी चलती है तो इसका वेग क्या होगा, तो 10/5। ये होता है औसत वेग, 2 मीटर प्रति सेकेंड आएगा, ये औसत वेग है। लेकिन अगर हमको तात्क्षणिक वेग निकालना हो, तात्क्षणिक वेग ये जानते हैं कहाँ था, 9th में था, हल्का सा 9th में दिया था। तो तात्क्षणिक वेग अगर निकालना हो तो उसके लिए यूज किया जाता है इसका। मतलब कि किसी एकदम निश्चित समय पे, बहुत कम समय में या बहुत कम परिवर्तन में दूसरा राशि कितना बदल रहा है, उसका परिवर्तन का दर निकालना हो तो वहीं पे अवकलन का यूज किया जाता है। ये यूज
इसका हो गया। चलिए अब हम अवकलन के फार्मूला के बारे में समझते हैं कि अवकलन के कितने फार्मूले हैं, क्या क्या होता है अवकलन का फार्मूला। पहला होता है अवकलन का फार्मूला d/dx x टू द पावर n। क्या बोले? d/dx x टू द पावर n। ये पहला फार्मूला होता है d/dx। बस आपको फार्मूला याद रखना है। अभी हम बस अर्थ से समझा रहे थे, अभी ना पूछिएगा ये फार्मूला कहाँ से आ रहा है, कहाँ से कि मैथ का पार्ट हो जाएगा। अभी इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, n x टू द पावर n-1 ये हो जाएगा आपका। क्या बोले? ये हो जाएगा ये अवकलन इसका। ये अवकलन करने का फार्मूला है। अगर मान लीजिए यहीं पे दिया होता कि d/dx क्वेश्चन एक दे दिया होता और x टू द पावर 4 इसका अवकलन कीजिए, तो इस फार्मूले के हिसाब से क्या करते, तो पावर n, पावर क्या हुआ है, आगे आ गया है, 4 लिखो पहले। उसके बाद क्या हुआ है, जो चर था x वो लिख दिया गया है, और पावर में से यानी n में से 1 घटा दिया गया, 4 में से 1 घटाएंगे 3 बचेगा। ये इसका अवकलन हो गया। ये अवकलन करने का तरीका है। यानी कि अगर x टू द पावर n दिया है, इसका अवकलन करने के लिए बोल रहा है, तो n को आगे ला देंगे, पावर को आगे ला देंगे और पावर में से 1 घटा के लिख देंगे, खत्म। यही है इसका अवकलन। ये होता है पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला होता है आपका, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई और दिया हो, यहाँ पे क्या दिया हो, यहाँ पे दिया हो d/dx, कह दे कि बाबू अब x का अवकलन मत करो, तुम 3 का अवकलन करो, तो 3 का अवकलन क्या होगा, 0। किसी भी अचर राशि का अवकलन क्या होता है, 0। काहे अचर राशि का अवकलन 0 होता है? हम बताए हैं कि कोई राशि अगर किसी के सापेक्ष बदल रही हो तो उसका अवकलन किया जाता है अल्पांश परिवर्तन निकालने के लिए। यहाँ पे है 3 x के सापेक्ष बदल रहा है, नहीं, ये तो चर राशि है, बदल ही नहीं रहा है, तो बदलेगा ही नहीं जब, तो परिवर्तन क्या होगा, खाक परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन ही नहीं होगा तो इसका दर भी तो 0 आएगा। तो यही हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो किसी नियत राशि का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। जो नहीं बदलता है अचर राशि का अवकलन 0 होता है। ये आ गया आपका दूसरा। कभी भी देगा कि अचर राशि का अवकलन क्या होता है, तो कह दीजिएगा कि 0 होता है। एक और फार्मूला इसका होता है, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा। इसका फार्मूला होता है d/dx, यानी कि साइन अगर x का अवकलन करना हो, साइन x का अवकलन। कहेगा साइन x का अवकलन क्या होता है, तो कहिएगा देखो साइन x का अवकलन कुछ नहीं होता है, इसका अवकलन होता है cos x। और ये फार्मूला अगर याद हो गया तो आपको जो समाकलन है, इंटीग्रेशन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका ठीक उल्टा होता है, अभी समझा रहे हैं आपको। देखिए ये हो गया साइन x और इसका अवकलन हो गया cos x। अब पूछ दिया यहीं पे कि cos x का अवकलन क्या होगा, cos x का अवकलन, cos x का अवकलन पूछ दिया तो क्या करेंगे, तो cos x का अवकलन क्या होता है बाबू, माइनस का साइन x होता है, माइनस का साइन x। ये याद कर लीजिएगा। ये सारा फार्मूला आपको याद करने के लिए, रटने के लिए, ऐसे समझ लीजिए कि रटना ही है आपको ये सब। एक होता है लॉग वाला, कह दिया है कि log x का अवकलन बताओ, d/dx log x, log x, इसका अवकलन क्या होगा, तो d/dx log x का अवकलन होता है 1/x। क्या होता है बाबू, 1/x। इसका ज़रूरत बहुते पड़ेगा इस सब फार्मूला का, सब आपका 12th के चैप्टर में फिजिक्स में आएगा। d/dx e का पावर x का अवकलन पूछ दिया तो क्या करेंगे, e का पावर x का अवकलन e का पावर x ही होता है, ये नहीं बदलता है, उतना ही रह जाता है। वैसे ही पूछ दिया d/dx e टू द पावर माइनस x का अवकलन क्या होगा, तो इसका भी अवकलन वही होता है, माइनस e का पावर माइनस x, बस आगे माइनस लग जाता है, हो गया इसका अवकलन। ठीक, तो इतना ही अवकलन में होता है, समझ में आया। तो ये हो गया अवकलन आपका। अब इसका फार्मूला ये आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, रट लीजिएगा, माइंड में छाप लीजिएगा, कैसे भी आपको माइंड में रखना है। अभी मत पूछिएगा अवकलन क्या होता है, कैसे होता है, इसका मतलब क्या है, तो जैसे जोड़ घटाना है वैसे ये अवकलन है। अब आगे चलते हैं इंटीग्रेशन, समाकलन। अब इसमें एक चीज़ आता है, समझ लीजिए इसको, एक चीज़ आता है अवकलज। अवकलज क्या होता है, तो बाबू देखो किसका अवकलन किए हैं, यहाँ पे x टू दी पावर n का अवकलन किए हैं। तो x टू दी पावर n के अवकलन से जो हमको आंसर मिला है ना, इसी आंसरवा को क्या बोलते हैं, अवकलज। क्या बोलते हैं, अवकलज। तो बाबू अवकलन और अवकलज में मत कंफ्यूज जाइएगा। अवकलन जो है एक प्रक्रिया है, लेकिन जो अवकलन करके हमको मिलता है उसी को अवकलज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवकलज बोलते हैं।
ये डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा पार्ट आ जाता है जो क्लास 12th में दिया हुआ है, पूरे मैथ में पूरा अच्छे से दिया हुआ है। तो ये थोड़ा सा पार्ट आ जाता है, थोड़ा सा बायो वाले के लिए दिक्कत हो जाता है। चलिए अब हम समझते हैं इंटीग्रेशन यानी समाकलन के बारे में। समाकलन क्या होता है, समाकलन कैसे किया जाता है। तो बस समाकलन को और कुछ नहीं याद रखिए, इसका मतलब भी नहीं जानने की ज़रूरत है। इस सरफेस एरिया वगैरह निकालने के काम आता है, बस काम इसका समझ लीजिए। अगर कोई फंक्शन निकालना हो, कोई अवकलज दिया हुआ हो, जैसे x टू दी पावर n इंटू एक्स टू दी पावर n-1 अगर दिया हो, तो इसका अवकलन निकालने के लिए, इसका फलन निकालने के लिए, कि ये पहले क्या था x टू दी पावर n था, ये निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है, ये समाकलन का यूज किया जाता है। ठीक, तो किसी अवकलज के फंक्शन को जो पहले था उसको ज्ञात करने के लिए समाकलन का यूज किया जाता है। किसी गोले के सरफेस एरिया को, किसी भी चीज़ के सरफेस एरिया को, किसी भी चीज़ के वॉल्यूम को, पूरा संपूर्ण वॉल्यूम को निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है, समाकलन का भी यूज बहुत ज़्यादा होगा, देखिएगा। अब ये क्या होता है, तो बाबू ये कुछ नहीं होता है, जो हम अवकलन किए हैं ठीक उसका उल्टा होता है इंटीग्रेशन यानी समाकलन। तो चलिए समाकलन जो है इसका चिन्ह समझ लेते हैं पहले। समाकलन करने का चिन्ह ये होता है, जैसे इसमें ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर, जैसे इसमें ऑपरेट कौन कर रहा था, डी बाई डी एक्स। ये अवकलन का ऑपरेटर जो होता है डी बाई डी एक्स होता है, वैसे समाकलन का ऑपरेटर ये शून्य टाइप का होता है, एक चिन्ह यही ऑपरेट करता है और लास्ट में डी एक्स लगा होता है। ठीक, बस मतलब डी कुछ भी लगा होगा, डी एक्स या डी टी कुछ भी लगा होगा, जो भी दिया होगा अवकलज उसी टाइप का लगा होगा। ठीक, तो ये इसका चिन्ह है। चलिए अब इसमें कुछ फार्मूले हैं उसको समझ लेते हैं। जैसे हमको अगर ज्ञात करना है, पहले हमको फलन ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था, एन एक्स टू दी पावर n-1 किसका अवकलन आया था बाबू, किसका अवकलन आया था, x टू दी पावर n का अवकलन आया था, x टू दी पावर n का अवकलन आया था। अब अगर हमको x टू दी पावर n निकालना है इससे, तो यही कर देंगे अवकलन। अब इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला देखिए क्या होगा। अब ये n जो है ना, n गुणे में ये बाहर निकल जाएगा और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद x टू दी पावर n प्लस 1 और -1 पहले से था, तो ये कट करके 1 n बच जाएगा और फिर जो होता है पावर उससे इसमें भाग दे दिया जाता है, n से n कट जाएगा। अभी ये आपको नहीं समझ में आया होगा, इसका जो समाकलन है वो x टू दी पावर n आ गया, जो पहले था वो आ गया। समझ में आया, नहीं आया, चलिए समझाते हैं। समाकलन का फार्मूला क्या होता है, समाकलन का फार्मूला क्या दिया हुआ है, अगर मान लीजिए x टू दी पावर n का अगर समाकलन करना है, तो समाकलन करने के लिए इसका क्या करेंगे, इसका समाकलन करने के लिए जो हम पावर नीचे यहाँ पे गुणे में ला रहे थे, आगे ला रहे थे, अब इससे भाग देंगे। पहले पावर का क्या कर रहे थे, पावर को उठा के इसमें गुणा कर दे रहे थे, अब पावर को उठा के इसमें भाग दे देंगे। और पहले घटा रहे थे ना, अब जोड़ देंगे। बस वही उल्टा करना है, जो गुणा में था वो भागे में और जो माइनस में था वो प्लस में। देखो कैसे, x टू दी पावर n प्लस 1, पहले n-1 था ना समाकलन में, देखिए d बाई डी एक्स और x टू दी पावर n दिया था, इसका समाकलन कर रहे थे तो n से गुणा कर दे रहे थे और x लिख दे रहे थे और उसके बाद n-1। अब इसमें जिससे गुणा कर रहे थे ना उससे हम भाग दे देंगे। यहाँ पे n दिया हुआ है, यहाँ पे n-1 कर रहे थे, उसमें यहाँ पे n+1 करेंगे और जिससे गुणा कर रहे थे उसको नीचे ला देंगे, भाग में कर देंगे। बस यही है समाकलन। और इसमें एक यूज किया जाता है कांस्टेंट c। अनिश्चित समाकलन में कांस्टेंट का यूज किया जाता है। लास्ट में कोई भी समाकलन नियतांक आ जाता है c, बस c से दिखाया जाता है समाकलन नियतांक को, इसलिए बस लास्ट में c आप जोड़ दीजिए, बस खत्म। यही है इसका फार्मूला। अब इस फार्मूले से अगर इसका अवकलन करेंगे तो यही ना आएगा। देखिए ना, ये फार्मूला क्या है कि x टू दी पावर n अगर कहीं दिया हुआ है, इसका अवकलन करना है तो x टू दी पावर n प्लस 1/n, n प्लस 1/n, यानी कि भाग दे देंगे, जो पहले गुणे में था उससे भाग दे देंगे। तो x टू दी पावर n का अवकलन समाकलन x टू दी पावर n प्लस 1/n, और बाद में समाकलन नियतांक कभी कभी लगा दिया जाता है। ठीक, ज़्यादातर लगाया ही जाता है। निश्चित समाकलन के लिए समाकलन नियतांक का यूज किया जाता है। अब इस फार्मूले से अगर इसका हम समाकलन करें तो समाकलन करने से क्या मिलेगा, वही मिलेगा x टू दी पावर n प्लस 1, पहले n-1 था, अब इसमें फिर से +1 जोड़ दिए तो +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। n+1 होता है ना, तो ये पावर वह पूरा पहले था,
पावर का मतलब है n। यहाँ पे क्या था, ये n नत समझिएगा, ये नत समझिएगा, पूरा पावर को कह रहा है n। कुछ भी पावर हो, x का कुछ भी पावर हो, 1 हो, 2 हो, 2 + 2 हो, 2 + 2 + 3 3 3, ऐसे कुछ भी दिया उन सबको मिला के कर देगा n। यहाँ पे भी n-1 है, n-1 पूरा मिला करके n-1 जो है इसको पूरे को बोलेगा n। यहाँ पे जो भी पावर होगा संपूर्ण पावर को n। ऐसे यहाँ पे क्या है, nx टू द पावर n-1 था, तो n-1 को हम क्या किए, और n-1 को पावर लिखा, और इसमें प्लस होता है, देखिए n+1 होता है, पावर में एक जोड़ दिया जाता है, एक पावर में जोड़ दिए, ठीक। और फिर क्या किए, भाग दे दिए उसी पावर से, जो पावर था उसी से भाग दे दिए, जो कट जाएगा, ठीक। जो पावर आता है n+, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए n-1 + 1, ये प्लस से माइनस से ख़त्म हो जाएगा, जो पावर होता है उससे काट देते हैं, यही होता है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। तो ये होता है समाकलन का फार्मूला। x टू द पावर n का समाकलन करना हो तो x टू द पावर n+1/n+1, यही होता है। जो पावर हम लगाएंगे वही पावर नीचे से भाग दे देंगे, इसमें और कुछ नहीं करना होता है। एक फार्मूला ये आपका हो गया। दूसरा फार्मूला, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा फार्मूला हम आपको बताते हैं समाकलन का है। अभी हम आपको बस समाकलन करना सिखा रहे थे, दिखा रहे थे कैसे समाकलन होता है। पहला फार्मूला क्या था हमारा, पहला फार्मूला है x टू द पावर n dx का अगर समाकलन करना है तो लिख देंगे x टू द पावर n+1/n+1, और इसमें प्लस c कांस्टेंट जोड़ देते हैं। पहला ये फार्मूला हमारा। दूसरा फार्मूला क्या कहता है कि sin x dx का अवकलन अगर करना है, dx जो है ऑपरेटर है और कुछ नहीं है, इसको हटा दिया जाता है। sin x, उसमें क्या था, sin x का cos x था ना, इसमें sin x का -cos x हो जाएगा, -cos x + c। जो उल्टा था वही, मतलब जो सीधा था उसको उलट दीजिए बस, जो माइनस है वो प्लस, जो गुणे में वो भगे में, बस इतना ही करना है। तीसरा फार्मूला कहता है कि समाकलन cos x dx, इसका समाकलन करो तो क्या हो जाएगा, ये पहले -sin x होता था, अब बस sin x होगा, sin x + c + sin x + c, ठीक। चौथा फार्मूला कहता है log x का अवकलन करो, log x dx का समाकलन करो। तो समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, इसका आएगा 1/x, ठीक। ये होता है इसका, देखिए गलती हो गया। समाकलन किसका करेंगे बाबू, देखो अवकलज का ना समाकलन करेंगे, log x का थोड़ी ना करेंगे। तो यहाँ पे समाकलन अगर करेंगे 1/x का अगर समाकलन करें तो ये आएगा log x + c। अवकलज का समाकलन किया जाता है, जो अवकलज आया होता है डिफ्रेंशिएशन से, जो आया होता है d/dx और log x, ये किए थे ना, इन्हें किए थे log x, इसका आया था 1/x। अभी वैसे ही यहाँ पे 1/x का अगर समाकलन करेंगे तो ये log x आ जाएगा, जो पहले फंक्शन था वही आएगा। वैसे ही पांचवा समाकलन क्या है, e टू द पावर x का समाकलन क्या आएगा, e टू द पावर x dx। इसका समाकलन क्या आएगा, इसका समाकलन आएगा e टू द पावर x, जो पहले आया था ना, डिफ्रेंशिएशन में बदला था ना इंटीग्रेशन में बदलेगा, सेम वही रह जाएगा, कोई भी इसमें बदलाव नहीं होता है। दूसरा फार्मूला, मान लीजिए समाकलन दिया हो e⁻⁻x, तो इसका अगर समाकलन करेंगे तो ये भी आएगा -e⁻⁻x + c, ठीक। ये होता है समाकलन। इस समाकलन का फार्मूला है, 6 फार्मूला है, इसको याद करना है आपको। 6 फार्मूला है समाकलन का, 1 2 3 4 5 6। इसमें कुछ नहीं करना है, जो अवकलन था उसका उल्टा करना है, यही समाकलन हो गया आपका। तो आशा है कि आपको कलन के बारे में समझ में आया। कलन में कुछ समझना नहीं है, बस आपको फार्मूला रटना है। इसका यूज किया जाएगा 12th क्लास के फिजिक्स में, इसीलिए बस फार्मूला आपको रटना है, बस इतना समझना है कि यूज कहाँ करना है, ठीक। तो हम बता ही दिए हैं कि कहाँ कहाँ यूज करना है। समाकलन का यूज जहाँ फलन निकालना हो, कोई फंक्शन निकालना हो, वहाँ पे करेंगे। जहाँ कोई सरफेस एरिया, थोड़ा सा एरिया हमको मालूम हो और उसका पूरा सरफेस एरिया निकालना हो तो समाकलन का यूज करेंगे, ठीक। वॉल्यूम पूरा निकालना हो, संपूर्ण क्षेत्रफल, तो उसके लिए जहाँ भी कहेगा कि थोड़ा सा दिया हुआ है और उसको पूरा करना है तो वहाँ पे समाकलन कर देंगे,
ठीक, चलिए अब हम चलते हैं ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफ ये थोड़ा कम समझ में आता है, कलन वगैरह ये मैथ का टॉपिक हो जाता है ना, तो बायो वालों को थोड़ा कम समझ में आता है, लेकिन समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए इसमें कुछ समझना ही नहीं है बायो वालों को, बस फार्मूला ही रटना है। अब इसमें एक आता है ग्राफ, ये लास्ट टॉपिक है बेसिक मैथ का। ये ग्राफ क्या होता है? ग्राफ आप पढ़े होंगे, ग्राफ क्या होता है बाबू? ग्राफ होता है एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है, एक साइन का ग्राफ होता है और एक कॉस का ग्राफ होता है। देखिए पहले समझते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब एक्स वाई तल है, कोई हमको कोई वैल्यू मालूम है, देखे होंगे एक्स में ग्राफ खींचते होंगे, 10th में ग्राफ खींचते होंगे आप, वैसे इसमें ग्राफ खींचा जाता है। मान लीजिए एक्स का वैल्यू 1 है तो वाई का भी वैल्यू 1 आता है, एक्स का वैल्यू 2 है तो वाई का वैल्यू 4 आ जाता है, 2 आ जाता है। ऐसे वाई का मान 3 है तो ये भी 3 आ जाता है, ये 4 है तो ये 4 आ जाता है। तो अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 ऐसे खींच लिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे पॉइंट कर लिए। जब x का मान 1 था तो y का मान भी 1 है, यानी यहाँ पे कहीं था ये पॉइंट 1,1। वैसे ही ये x इधर चल रहा है, y इधर चल रहा है, ठीक। जब x का मान 2 था तो y का मान भी 2 हो गया, ये पॉइंट यहाँ पे होगा। जब x का मान 3 था तो y का मान भी 3 हो गया, x का मान 3 y का मान भी 3, ठीक। ऐसे ही अगर और आगे चलेंगे तो 4 और 4 पे यहाँ पे 4 मिल जाएगा, और ये मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा। इसे हमारा बना नहीं है अच्छे से, इसीलिए स्ट्रेट लाइन नहीं मिला। ऐसे स्ट्रेट लाइन एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, और इसी सीधी रेखा को हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ बोलते हैं। अब ये ग्राफ कभी कभार ऐसे हो जाता है, कभी ऐसे हो जाता है, कभी ऐसे हो जाता है, कभी ऐसे हो जाता है। मतलब सीधी रेखा का जितना भी ग्राफ होगा वो सब स्ट्रेट लाइन ग्राफ कहलाएगा, ठीक। जितना भी सीधा रेखा वाला ग्राफ होगा, लेकिन हमको जनरली यहाँ पे इसी के बारे में इतना ही पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या करें इसको, अब इसका समीकरण क्या होता है? तो y = mx + c इसका समीकरण होता है, इस ग्राफ का समीकरण y = mx + c, ठीक। यही होता है इसका समीकरण। अब इसमें c जो है ना, c क्या डिसाइड करता है? c जो है नियतांक है, c क्या है? नियतांक है। और ये डिसाइड करता है कि ग्राफ कैसे शुरू होगा। तो ये यहाँ पे 0 है, c का मान यहाँ पे इस ग्राफ में देखा जाए तो c का मान 0 है। जहाँ से ये रेखा y अक्ष पे मिलती है वही c का मान होता है। m जो है इसमें ढाल है, और x और y तो समझते हैं ये मान है, x y मान है। m जो है ढाल है। अब इस ढाल का मतलब क्या हुआ? ढाल का मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ कितना ढाल वाला है। अगर मान लीजिए ये यहाँ से ऐसे देखा जाए तो ढाल थोड़ा सा है, अब इसको और ही थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाए तो ऐसे एकदम ढलान हो जाएगा, एकदम कोई गाड़ी आएगा चाक से नीचे आएगा कि नहीं? जितना ढलान उतना गाड़ी बहुत तेज़ डगरेगा, बहुत तेज़ चाक से नीचे आ जाएगा। तो ढलान को नापा जाता है इसमें। अभी ढलान कैसे देखा जाता है? तो यहाँ पे मान लीजिए कोई एंगल थीटा बन रहा है, यहाँ पे tan थीटा का यूज किया जाता है, अगर हमको ढलान ज्ञात करना है तो ये मान लीजिए x है और ये क्या हो गया? y हो गया। y हो गया कहाँ से कि इधर नापेंगे तो ये y ही ना आएगा, ये y और ये x। तो अब अगर हमको ढलान ज्ञात करना है तो इसमें tan थीटा लीजिए, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब y/x। जितना लंब लंबा होगा उतना ही ढलान ज़्यादा होगा। यही ये बताता है कि जितना लंब की लंबाई होगी उतना ढलान ज़्यादा होगा। और मान लीजिए ये और ही ऊपर होता तो यहाँ से ऐसे खींचा जाता ना, और ही ऊपर होता ऐसे खींचा जाता, ढलानवा और ही बढ़ते जाता। तो ढलान को बताने के लिए tan थीटा का यूज किया जाता है। समझ में आया? ये ढलान को बताता है। अब इसको m से लिखा जाता है, tan थीटा m। ये होता है ग्राफ का ढाल, और ये इसका समीकरण होता है y = mx + c। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का समीकरण होता है, सीधी रेखा के ग्राफ का समीकरण। समझ में आया? तो ये है ग्राफ क्या करता है? ग्राफ का समीकरण मतलब आप लिखना सीखे होंगे हाई स्कूल में ही, ग्राफ का समीकरण, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ का समीकरण। दूसरा एक आता है साइन ग्राफ को हम कैसे लिखते हैं? साइन ग्राफ क्या होता है? अगर हम लास्ट में वीडियो के लास्ट में ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाए थे तो उसमें हम आपको लास्ट में एक चार्ट दिए थे, अगर आप याद किए होंगे तभी आपको ये साइन ग्राफ समझ में आएगा।
चार्ट दिए थे कि साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान वगैरह याद करने के लिए। तो यहाँ पे साइन ग्राफ, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, यहाँ पे चल रहा है ग्राफ बनाना। अब समझिए, ये एक्स एक्सिस चल रहा है, ये वाई एक्सिस चल रहा है। हम कह रहे हैं कि इधर हम थीटा को ले रहे हैं, इधर हम कोण को ले रहे हैं। हमको साइन थीटा का ग्राफ खींचना है, साइन थीटा का ग्राफ खींचना है। हम कह रहे हैं इधर हम थीटा को लेंगे और इधर साइन थीटा का मान लेंगे। अगर थीटा इतना होगा तो साइन थीटा कितना होगा, तो ये साइन थीटा का मान है। इधर भी साइन थीटा का ही मान जाएगा, ऐसे ही इधर भी थीटा का ही मान जाएगा। माइनस प्लस आप जानते हैं दोनों तरफ चलता है। चलिए देखते हैं। हम पहले एक क्या करते हैं, सारणी बनाते हैं। सारणी में यहाँ पे मान लीजिए थीटा और यहाँ पे मान लीजिए साइन थीटा, साइन थीटा। ऐसे ही ना हाई स्कूल में पढ़ते थे। अब मान लीजिए कि जब 0 डिग्री हो थीटा का मान, तो साइन का मान भी कितना होता है, 0 होता है। ये हम आपको चार्ट में बताए थे, चार्ट में लिखा हुआ था। अगर साइन का मान 30 डिग्री हो तो ये साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। क्या होता है बाबू, 1/2। ठीक वैसे ही अगर साइन का मान 45 डिग्री हो तो इसका मान होता है 1/√2। अगर साइन जो है 60 डिग्री हो तो इसका मान होता है √3/2। अगर साइन का मान 90 डिग्री हो तो इसका मान होता है 1। क्या होता है, 1। बस इतना ही मान की ज़रूरत है हमको। इतना मान हम ले लिए। आगे भी ले सकते हैं आप, साइन 90, साइन कुछ आगे भी ले सकते हैं। साइन 180, 180, 180 का मान कितना होता है बाबू, तो 180 का मान भी इसमें 0 होता है। 180 का मान भी इसमें 0 होता है। उसके बाद 270 ले लीजिए, 270, 270 का मान कितना होता है इसमें, 270 का मान -1 होता है। इसका हम नहीं दिए थे, साइन 180, साइन 270 वगैरह नहीं दिए थे, लेकिन यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये सारणी यहाँ पे, चलिए इसको हम 30 डिग्री छोटा छोटा मान नहीं लेते हैं, सारणी छोटा बनाने के लिए। छोटा छोटा मान को हमको ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए हम छोटा छोटा मान नहीं ले रहे हैं, छोड़ देते हैं छोटे मान को। ठीक, हमको बस जो ज़रूरत पड़ेगा इस ग्राफ को बनाने के लिए उसी मान को ले रहे हैं। 0 डिग्री का ज़रूरत पड़ेगा, 0 का मान 0 होता है। ठीक, दूसरा ज़रूरत पड़ेगा आपको 90 डिग्री के मान का, 90 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक, तीसरा आपको ज़रूरत पड़ेगा 270 का, 270 डिग्री का मान होता है, पहले 180 लिख लीजिए, 180 का ज़रूरत पड़ेगा, 180 डिग्री का, इसका मान 0 होता है। फिर आपको 270 का ज़रूरत पड़ेगा, 270 का मान -1 होता है। फिर 360 का ज़रूरत पड़ेगा, फिर 360 जो होता है 0 होता है। ये इतना मान की आपको ज़रूरत पड़ेगा ग्राफ खींचने के लिए। मान लेते हैं यहाँ पे है y एक्सिस पे 1 और इधर है y एक्सिस पे -1 यहाँ पे। ठीक, अब चलिए -1 और 1 समझ में आ रहा है। यहाँ पे थीटा पहले 0 डिग्री है, यहाँ पे मान लेते हैं थीटा आ गया 90 डिग्री, यहाँ पे मान लेते हैं थीटा आ गया 180 डिग्री, यहाँ पे मान लेते हैं थीटा आ गया 270 डिग्री, यहाँ पे मान लेते हैं थीटा आ गया 360 डिग्री। समझ में आ रहा है ना। तो अब इसका ग्राफ खींचते हैं। 0 डिग्री पे साइन 0 का मान 0, ठीक है। 1 पे सॉरी देखिए 90 डिग्री पे कितना है, 90 डिग्री पे 1 है प्लस में, तो यहाँ पे कहीं बिंदु होगा। 90 डिग्री पे साइन का मान कितना है, साइन ऊपर ले रहे हैं तो साइन का मान 1 है प्लस में। अब 180 पे फिर देखा जाए 0 है, 180 डिग्री पे y का मान कितना हो गया, 0। ग्राफ ऐसे ही ना खींचते थे। 270 पे कितना मान है, -1, यानी 270 पे कहीं यहाँ पे एक बिंदु मिलेगा हमको। ठीक, उसके बाद 360 पे फिर साइन का मान कितना हो गया है, 0। ये हम आपको चार्ट दिए थे, उसमें कुछ मान था और कुछ नहीं था, जो हम बता दें आपको। अब यहाँ पे क्या करें, अगर हम यहाँ से ऐसे मिलाएं जो हमको बिंदु मिला है, जो हमको बिंदु मिला है, ये मिला था 90 पे, 0 पे मिला, 90 पे मिला, 180 पे मिला, 270 पे मिला, 360 पे मिला, ऐसे मिला दीजिए। ये हो गया आपका साइन का ग्राफ, और कुछ नहीं है साइन का ग्राफ। ये इसका अधिकतम मान हो गया, ये मतलब अधिकतम मान 1 हो गया और न्यूनतम मान -1 हो गया।
तो ये नीचे जितना गया है, अधिकतम नीचे कितना गया है तो -1 तक, अधिकतम ऊपर तरफ कितना गया है तो +1 तक, तो ये इसका अधिकतम मान हो गया। तो साइन का अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान -1 होता है। साइन कितना होगा, साइन थीटा का अधिकतम मान, न्यूनतम मान इतना होता है, ठीक। साइन -1 भी हो सकता है और इससे बड़ा भी हो सकता है, और साइन थीटा जो है इससे छोटा होगा या इसके बराबर होगा। ये साइन थीटा का ग्राफ होता है ये, और इसका समीकरण आपको याद रखना पड़ेगा, y इजिकल टू a0 साइन थीटा। ये यहाँ पे नहीं लिखिए, यहाँ पे y0 लिख सकते हैं, y0 साइन ओमेगा टी। अब ये आपको समझ में आएगा प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में साइन का ग्राफ का समीकरण। ये ग्राफ का समीकरण जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो ये आपको समझ में आएगा प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में। कभी कभी यहाँ पे प्लस माइनस के x भी दे देता है, तो वो भी समझा जाएगा। पहले यहाँ पे बस समझिए कि ये ग्राफ का समीकरण होता है y इजिकल टू y0 साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी क्या है, थीटा इसको मान लीजिए, छोड़िए साइन ओमेगा टी, इसको थीटा मान लीजिए। ये y0 जो है, ये y0 ये क्या है, तो ये y0 जो है साइन का अधिकतम मान है। साइन का अधिकतम मान कितना है, 1 होता है। तो y0 जो है साइन का अधिकतम मान है, ग्राफ का अधिकतम मान कितना है, 1 है। तो ये 1, इसका मान यहाँ पे y0 की जगह पे 1 रख दिया जाएगा, तो ये साइन का मान आता है, ठीक। तो ऐसा है कि साइन का ग्राफ आप समझे होंगे। कॉस का ग्राफ जो है, कॉस का ग्राफ आपके में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम फिर भी करा देते हैं, उसका समीकरण भी नहीं आता है आपके सिलेबस में। तो बस कॉस का ग्राफ हम आपको बना के दिखा देते हैं, कॉस का ग्राफ कैसे बनता है। देखिए कॉस का ग्राफ कैसे बनता है, ये हो गया आपका x एक्सिस y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस ये y एक्सिस, ये खींचते समय थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जा रहा है। चलिए ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया cos थीटा, ऊपर लेंगे हम cos थीटा, इधर लेंगे थीटा। चलिए हम मान रखते हैं, यहाँ पे हम थीटा ले लेते हैं और यहाँ पे cos थीटा मान रखिए, मारकर थोड़ा हल्का चलने लगा। देखिए जब 0 डिग्री होगा थीटा तो cos का मान कितना होता है, 1 होता है, 0 डिग्री पे 1 होता है। cos 90 डिग्री पे कितना होता है, 90 डिग्री पे 0 होता है। cos 180 पे कितना होता है, cos 180 डिग्री पे फिर -1 होता है, ठीक। 270 पे कोई पूछेगा कितना होता है, तो 270 पे ये 0 होता है। फिर 360 पे कोई पूछेगा ये कितना होता है, तो ये 1 होता है 360 पे, ठीक। चलिए मान लेते हैं इस ग्राफ में, देखिए इस ग्राफ में मान लेते हैं ये 1 है और ये -1 है। यहाँ पे मान लीजिए 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, यहाँ पे 360 डिग्री, ये हम पॉइंट कर लिए। अब क्या देखो, जब 0 मान है तो cos का मान 1 है, यानी पहला बिंदु हमको यहाँ पे मिला। दूसरा बिंदु खोजो, तो जब 90 डिग्री मान है तो cos का मान 0 हो गया, यानी दूसरा बिंदु यहाँ पे मिला। समझ में आया, दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु खोजो, जब 180 है, 180 पे कितना है, -1 है, 180 पे देखिए -1, यानी तीसरा बिंदु हमको यहाँ पे मिला। 1 2 3, 3 वो बिंदु मिला हमको। अब यहाँ पे 270 पे फिर 0 डिग्री, यानी 4 गो बिंदु हमको मिल गया। फिर 360 पे फिर +1 हो जाता है, यहाँ पे ये बिंदु मिले, तो हमको ये सारे बिंदु मिले। अब इन सबको मिलाइए, इन सबको ऐसे मिलाएंगे तो ऐसे कुछ हमारा ग्राफ बनेगा, और यही कॉस का ग्राफ होता है। देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे था ये बिंदु, ये कॉस का ग्राफ होता है। बस यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। इसका भी मान जो होता है 1 और -1 के बीच में लाई करता है, 1 और -1, अधिकतम 1 होगा, न्यूनतम -1 होगा। बस इसका इतना ही हमको पढ़ना था बेसिक मैथ में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से चालू करेंगे आपका फिजिक्स का चैप्टर, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब नेक्स्ट लेक्चर से उसको चालू किया जाएगा। आशा है कि आप ये समझे होंगे, नहीं समझे हैं तो फिर से एक बार इस वीडियो को देखिए और लिखिए, इसको नोट्स बना करके लिखिए। अगर नोट्स आपको चाहिए तो आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, लेकिन लिखिएगा, आप खुद को लिखना पड़ेगा, बिना लिखे काम नहीं चलेगा। तो आशा है कि आप इन सभी चीज़ों को समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।